बेइज्जती का तमाचा। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेइज्जती का तमाचा। माँ, तुम अपना सामान पैक करो और चारों बेटियों के साथ निकल जाओ मेरे घर से। अब हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते। बेटे की बात सुनकर बूढ़ी माँ, जिसकी चार चार बेटियां हैं, स्तब्ध रह गई, आंखों में आंसू भर के। कौशल्या जी कहती है, बेटा मैं कहाँ जाऊँगी? चार चार बड़ी बेटियों को लेकर एक तुम ही मेरा एकमात्र सहारा हो। तुम्हारे अलावा अब मेरा इस दुनिया में सहारा देने वाला कोई नहीं है। अगर तुम मुझे और मेरी बेटियों को घर से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे और किस तरह से अब बेटियों का विवाह करूँगी? कौशल्या जी की बात सुनकर बहू भड़कते हुए कहती है, हमने ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का। तुम सब गांव के गवार को अपने पास रखकर मुझे कितनी बेइज्जती सहन करनी पड़ती है, यह मैं ही जानती हूँ। अब मैं हाई फाई सोसाइटी में रहने वाली और मेरी सारी सहेलियाँ हाई फाई सोसाइटी की है। तुम लोगों की वजह से उन्हें अपने घर भी नहीं बुला पाती हूँ। तुम लोगों को देखकर वो लोग मुझ पे हंसे, इसलिए निकल जाओ मेरे घर से। अब मुझे फ्री होकर रहने दो। बेटा, तुम्हारा इतना बड़ा घर है, उसमें पीछे का एक कमरा मुझे दिया है। मैं तो वैसे भी तुम्हारे इतने बड़े घर में नहीं आती हूँ, मेरी बेटियाँ भी नहीं आती हैं। जैसे तुम लोग कहते हो हम उसी तरह से रहते हैं, फिर भी हमें घर से निकाल रहे हो। पिताजी के जाने के बाद एक तुम ही तो अपनी बहनों का सहारा हो। अब भूल गए क्या पिताजी के मरते समय तुमने क्या कहा, वादा किया था कि अपनी माँ और बहन का ख्याल रखोगे, पढ़ाओगे और उनकी शादी भी करोगे। और मुझे भी यही कहकर तुमने गांव की ज़मीन को बेच दी थी कि मुझे और अपनी बहन को शहर ले चलोगे, उन्हें अच्छे से पढ़ाओ लिखाओगे और फिर उनकी शादी की जिम्मेदारी भी निभाओगे। इसी तरह से मैंने तुम्हारे कहने पे गांव का घर और ज़मीन दोनों बेच दी थी कि चलो उनके पिताजी के बाद बड़ा भाई है अपनी बहनों को संभालने के लिए, लेकिन तुम अपनी सारी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाना चाहते हो। अब तो हम गांव से भी वापस नहीं जा पाएंगे और गांव गए भी तो जाकर क्या करेंगे, ना तो घर बचा है न ही ज़मीन। तभी बहू उनके कमरे से एक बैग में सारे कपड़े पैक करके दरवाजे के बाहर फेंकते हुए कहती है, अभिषेक, अब तुम्हारी माँ इस घर में एक दिन भी अपनी बेटियों के साथ रुकी तो समझ लेना मैं इस घर को छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि तुम्हारे चार चार बहनों को और बुढ़िया को अपने साथ रखूं। अगर तुम्हें अपनी बहनों को और माँ को अपने साथ रखना है तो मैं चली अपने मायके और अपने डैडी से कह दूंगी कि अपने दामाद की जगह बिजनेस पार्टनर किसी और को बना ले। यह बात सुनकर अभिषेक घबरा जाता है और कहता है, नहीं डार्लिंग, ऐसे कैसे तुम मायके चली जाओगी? मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। अगर तुम इस घर से चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? अभिषेक यह बात अच्छी तरह से जानता था कि आज वो भावना के डैडी की वजह से इतने बड़े बंगले में रह रहा है, उनके बिजनेस में पार्टनर है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। यह सारी शान शौकत भावना के पिता की वजह से ही है। और भावना मायके चली गई और उसकी डैडी मुझसे नाराज हो गए तो मेरा तो सारा ऐशो आराम छिन जाएगा। दरवाजे पे पड़े हुए बैग को उठाकर माँ के हाथों में थमाते हुए अभिषेक कहता है, माँ तुम्हें सुनाई नहीं दिया बहू ने क्या कहा? अभी भी घर की दहलीज पर खड़ी हो, निकल जाओ अपनी बेटियों को लेकर। कौशल्या जी की बड़ी बेटी सुनीता, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, कहती है, भैया आप माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। बड़ा भाई तो पिता का समान होता है। बचपन में हम सभी लोग साथ में खेलते थे। मुझे तो अपने भाई पे कितना गुमान था, लेकिन उसके व्यवहार को देखकर मन बड़ा दुखी हो गया। मुझे तो लगा था पिताजी के बाद आप हम सबकी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे। माँ और पिताजी ने तुम्हें कितनी मुश्किलों से पढ़ाया है। घर के सबसे बड़े बेटे हो, तुमसे हम सबकी बड़ी ही उम्मीद थी। आज तुम्हारे पास सब कुछ, इतना बड़ा बंगला जैसा घर है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, खूब सारा पैसा है, तो क्या अपनी बूढ़ी माँ और बहनों को नहीं रख सकते हो? चिल्लाते हुए बहू कहती, हाँ हाँ,
तुम्हारी अकेली माँ और बेटी होती तो घर के किसी कोने में रख भी लेती। पूरी की पूरी पलटन साथ में लेकर चलती है तुम्हारी माँ। अब चार चार बेटियों को रखने मेरे बस की बात नहीं है। हमसे इधर कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है जो तुम लोगों को अपने इधर रखेंगे और खर्च भी उठाएंगे। मेरे मायके में सभी लोग बहुत पैसे वाले हैं। कभी कभार वो हम लोगों से मिलने आते हैं और तुम लोगों के बारे में पूछते हैं तो मुझे बताने में बड़ी शर्म आती है। कभी भी मैंने उन लोगों को नहीं बताया कि तुम लोग हमारी ननद हो या बुढ़िया हमारी सास है, क्योंकि कहीं से भी तुम लोग हमारे स्टेटस के नहीं लगते हो। इसलिए अब तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ। यह घर मेरे डैडी का दिया हुआ है। इसमें सिर्फ मेरा पति और मैं रह सकती हूँ। मेरे पिताजी का इतना बड़ा कारोबार है जिसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते। दरअसल भावना को यही चिंता थी कि ऐसा न होकर उसका पति अभिषेक अपनी माँ और बहन के प्यार की वजह से कहीं पिघल न जाए और उसके पढ़ाई लिखाई के खर्चे और शादी ब्याह के खर्च उठाने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए भावना पहले ही यह प्लान बना लेती है कि इन माँ बेटी को घर से निकालना ही बेहतर है। और यह सब करने के लिए वो अभिषेक को भी धमकी देती रहती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अपने डैडी की बिजनेस से निकलवा दूंगा। और अभिषेक को पैसा और शान शौकत बहुत ज़्यादा पसंद है। वो अपनी ज़िंदगी के ऐशो आराम के लिए माँ और बहन को छोड़ सकता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के ऐशो आराम को नहीं छोड़ सकता। थोड़ा बहुत अभिषेक अगर माँ की तरफ खिंच भी जाता है तो अपने डैडी की धमकी देकर उसे भी अपनी तरफ कर लेती है भावना। भावना बहुत अच्छी तरह से जानती है कि अभिषेक को ऐशो आराम की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पसंद है और अपनी बूढ़ी माँ और बहनों की वजह से वो लग्जरी लाइफ कभी नहीं छोड़ेगा। भावना कहती है, माँ जी अभी भी कुछ बचा है क्या? उठाओ अपना सामान और निकल जाओ मेरे घर से। भाभी अब आप एक भी शब्द मत बोलिएगा। बहुत बेइज्जती कर ली माँ की। अब कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओहो देखो तो सही तुम्हारी बहन की नखरे। गुरूर तो ऐसा भरा है जैसे कहीं की महारानी हो या ना हो, लेकिन अपनी फालतू की बातें अब नहीं सुनूंगी। जब तक आपके घर में रह रही थी मैंने और माँ ने बहुत कुछ सहन किया है। तुम्हारे घर के सारे काम भी हम चारों बहनें ही करती थी। मेरी छोटी बहन जिसका भी बचपन भी नहीं गया है, मात्र 15 साल की है, वो भी तुम्हारे पूरे घर की साफ सफाई करती थी। मैं पूरा रसोई संभालती थी। माँ तुम्हारे पूरे फूल पौधों को पानी देती थी, कुछ पोस्ट में नहीं रखती थी। तुम हमें अपने घर में अब इन्हीं कामों के लिए तुम्हें माली रखना पड़ेगा, सफाई वाला रखना पड़ेगा और तुम्हें हमारी कीमत पता चलेगी। और भैया आप तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बहनों से और बूढ़ी माँ से इतने सारे काम करवाती थी, लेकिन तुम एक शब्द भी नहीं कहते थे। और वैसे भी साथ में रख कर हमारे कौन सी इज्जत की, इससे अच्छा हम इस घर से निकल कर बाहर ही रहेंगे। देख रहे हो अपनी बहन के तेवर, हाथ में एक पैसा नहीं, लेकिन अकल साथ भी आसमान पे है। भाभी ये अकल नहीं है बल्कि स्वाभिमान है। कौशल्या जी बेटी को शांत करते हुए कहती है, बेटा शांत हो जा। जो शहर में आकर बेटा इतना बदल जाएगा जिसकी कभी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। अब बहू तो पराई थी लेकिन बेटा भी बदल गया है। तो इधर रहकर हम क्या करेंगे? ठीक है बेटा तुम्हारे घर से जा रहे हैं। जाते जाते कौशल्या जी बहू से कहती है, बहू जिस पैसे और तेवर का इतना घमंड है ना, एक दिन देखना मेरी बेटियाँ तुम्हारा घमंड तोड़ेगी और वो भी कामयाबी के ऐसे मुकाम को छुएगी जिसकी कभी तुमने उम्मीद भी नहीं की थी। कौशल्या जी की बात सुनकर बहू हंसने लगती है और कहती है, हाँ हाँ क्या आता है तुम्हारी बेटियों को झाड़ू पोछा करना? ये किसी के घर जाकर यही कर सकती है और तो उन्हें कुछ आता नहीं है। झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा करेगी, मेरा ही बराबरी करने चली है। बहू हाथों में सामान पकड़ाकर कौशल्या जी उनकी बेटी को घर से धक्के दे देती है और कहती है, पलट कर दोबारा मेरे घर में मत आना। कौशल्या जी बेटे की तरफ बड़ी आशा से देखती है। बेटा भी चुपचाप सर झुकाकर घर के अंदर चला जाता है। कौशल्या जी और उनकी बेटी बहुत ज़्यादा दुखी है। सबसे ज़्यादा बेटे का मुख दर्शन बनकर सब कुछ देखते रहना दुखी करता है।
बेटे के व्यवहार कौशल्या जी को खाया जा रहा था। लेकिन क्या कर सकती है, अब उसे अपनी माँ और बहनें दिखाई नहीं दे रही है। चारों बेटियों को लेकर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे रख हुई है। तभी सबसे छोटी बेटी पूजा रोने लगती है और कहती है, माँ अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या इसी पेड़ के नीचे हमें रहना होगा। बेटी की बात सुनकर कौशल्या जी चारों बेटियों को गले लगा लेती है और हिम्मत देते हुए कहती है, नहीं बेटा, एक दिन हमारा घर भी होगा, हम भी अपने घर में शांत रहेंगे, सारी सुख सुविधाएं होगी, कोई कमी नहीं होगी हमारे पास। बस कुछ दिनों की मुसीबत है, हमें इसे पार करना है और सुख सब की ज़िंदगी में चलता रहता है। अभी हमारा अच्छा समय नहीं चल रहा, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तभी तो 6 महीने पहले तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए, अब तुम्हारे भाई ने भी हमें छोड़ दिया है, लेकिन ये समय भी बीत जाएगा, एक दिन देखना हमारा समय आएगा। इस तरह से अपनी बेटियों को कौशल्या जी हिम्मत देती है। कौशल्या जी की हिम्मत की वजह से ही उनकी बेटी सुनीता भी बड़ी ही हिम्मत वाली है। शाम होते होते सबको भूख लगने लगी। माँ, इधर आसपास मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जब से भैया के पास शहर में आए हैं, भैया कहीं हमें लेकर भी नहीं गए। जिसे शहर कुछ जाना पहचाना तो हो, पास में ही किसी मंदिर की घंटी की आवाज़ आ रही है। चलो इधर ही चलते हैं, हो सकता है इधर हमें कुछ खाने को मिल जाए। कौशल्या जी अपनी बेटियों को लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ती है। देखो तो मंदिर में भगवान की दया से भंडारा हो रहा है। कौशल्या जी बेटियों के साथ भंडारे का भोजन करती है और भगवान का लाख लाख धन्यवाद करती है कि आज तो मुझे तुम्हारी सत्ता पे पूरा भरोसा हो गया है, तो किसी को भी भूखे नहीं सोने दे सकता है। 1-2 दिन कौशल्या जी मंदिर में ही वहाँ का प्रसाद खाकर निकाल देती है, लेकिन फिर वो अपनी बेटियों से कहती है कि बेटा, हम इस तरह से ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा, अपने लिए कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, तभी हम पैसा कमा पाएंगे और अपने लिए एक छत ले पाएंगे और मेहनत से ही 2 वक्त का खाना खाएंगे। लेकिन माँ, हमारे पास हाथ में तो पैसा नहीं है और बिना पैसे के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपने कानों के छोटे छोटे कुंडल को उतारते हुए सुनीता के हाथ में देखा कौशल्या जी कहती है कि बेटा, हम इन सोने के कुंदन को बेच देंगे। वैसे भी तो मेरा इन कुंदन को बेचने का मन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने बड़े ही मन से यह मुझे दिए थे। लेकिन क्या करें, मेरी बेटियों से ज़्यादा मेरे लिए कुंदन नहीं है। पर माँ, हमें तो पता भी नहीं है कि हमें इसको कहाँ बेचेंगे। तभी मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए एक सेठ सिठानी उन्हें दिखाई देते हैं। कौशल्या जी उनके पास जाती और हाथ जोड़कर कहती हैं, अब मुझे बड़े ही धनी व्यक्ति लगते हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप मेरे सोने की कुंदन ले लीजिए। खरे सोने की है, चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हो और इसके बदले में जितनी भी कीमत आपको ठीक लगे वही मुझे दे दो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। वे सेठ सेठानी बहुत ही भले दिल के थे। तुम कुंडल क्यों बेच रही हो? बस कुछ मजबूरी है साहब, 4 बेटियों की जिम्मेदारी है, इसलिए बेचने पड़ रहे हैं। इतना कहते कहते कौशल्या जी की आंखों में आंसू भर आए। कहाँ है तुम्हारी बेटियाँ? सेठनी ने कहा तो कौशल्या जी ने सीढ़ियों पर बैठी हुई अपनी चारों बेटियों की तरफ इशारा किया। सेठ जी पूछते हैं कि तुम इन पैसों से क्या करोगी? इससे तो कुछ दिनों का ही खर्चा चलेगा, मैं सब्जी का ठेला खरीद लूँगी और अपनी बेटियों के साथ सब्जी बेचूंगी। आए सेठ सेठानी कौशल्या जी की मजबूरी को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे। बेचारी 4 बेटियों को लेकर कहाँ जाएगी। वो कुंडल खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बदले में उन्हें 25,000 अपनी बेटियों के साथ सब्जियों को बेच रही हैं। कौशल्या जी की ईमानदारी को देखकर सेठ सेठानी उनके पास जाते हैं, जिन्हें देखते हैं कौशल्या जी कहती, अरे साहब बताओ, आपको क्या सब्जी चाहिए? आपने हमारे ऊपर इतना एहसान किया है, हम आपको ऐसे ही सब्जी दे देंगे। नहीं नहीं, हम सब्जी लेने नहीं आए हैं, बल्कि तुमसे कुछ कहने आए हैं। अगर तुम बुरा न मानो तो अपनी बेटियों के साथ मेरे घर में आकर रह सकती हो।
क्या दरअसल हम दोनों पति पत्नी बहुत बड़े घर में अकेले ही रहते हैं। हमारी कोई संतान नहीं है। शादी को पूरे 50 वर्ष हो गए हैं। खाली घर काटने को लौटता है। घर में पैसों की कोई कमी है, लेकिन घर में ना तो कोई बात करने को है, न ही कोई अपना। तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग मेरे घर में आकर रहे। साहब, मैं बिना कुछ काम धाम किए आपके घर में फोकट में नहीं रह पा सकती हूँ। अगर आपके घर में कुछ काम धाम हो और आप मुझे काम के बदले पैसे दे देंगे तो मैं आपके घर में रहूँगी। जिसे सुनकर सेठ सेठानी खुश हो जाते हैं कि सच में कौशल्या चंद उनकी बेटियाँ बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमान है। उन्हें मुफ्त का रहने का और खाने के वो मिल रहा था, लेकिन फिर भी उसे स्वीकार नहीं किया। मेरा घर बहुत बड़ा है और बहुत सारे काम भी हैं। मेरा रसोइया काम छोड़कर चला गया है। मेरी पत्नी को खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर तुम खाना बनाने का और साफ सफाई का काम आता हो तो मेरे घर में आकर रह सकती हो। बहुत देर सोच विचार के बाद कौशल्या जी अपनी बेटियों से सलाह मशवरा करते हैं। सुनीता यह निर्णय लेती है कि माँ, हमें काम भी मिल रहा है और रहने के लिए छत भी मिल रहा है, तो अच्छा है कि हम सेठ जी के घर चलते हैं। काम भी करते रहेंगे और उसके बदले में हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है सेठ जी, आज तो नहीं, कल से हम आपके घर पे आ जाएंगे। आप बता देना हमें कहाँ आना है। ठीक है, हम आपको कल खुद ही लेने आ जाएंगे। इधर ही हमें मिल जाना। इतना कहकर सेठ सेठानी घर के लिए चले गए। तभी मंदिर में कौशल्या जी के बहू बेटे भी आते हैं और कौशल्या जी को उनकी चारों बेटियों के साथ सब्जी का ठेला लगाए हुए देखते हैं। पहले तो वो काशी पोछा करोगी या बर्तन धुलोगी, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें सड़कों पर सब्जी बेचना पड़ेगी। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें अपने किसी सहेली या सोसाइटी मेंबर से नहीं मिलवाया, वरना यह लोग क्या सोचते। और तुम्हें यही शहर मिला था सब्जी बेचने के लिए। कुछ तो मेरे बारे में सोच लिया होता बहू। अगर आज मुझे सब्जी का ठेला लगाना पड़ रहा है तो उसकी वजह जिम्मेदार भी तुम दोनों ही हो, क्योंकि तुम दोनों के कहने पे ही मैंने गांव की ज़मीन और घर बेची थी। लेकिन शहर में आकर बेटा इतना स्वार्थी निकल जाएगा, इसकी कभी उम्मीद भी नहीं की थी। अगर गांव में मेरा घर और ज़मीन होती तो हम उधर वापस चले जाते, लेकिन तुम दोनों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारा सब कुछ छीन लिया और उसके बाद भी घर से निकाल दिया। लेकिन एक दिन हमारा समय ज़रूर बदलेगा। जितना आज तुम मेरा और मेरी बेटियों का मजाक बनाती हो, एक दिन देखना तुम्हारी बराबरी पे मेरी बेटियां खड़े होकर के दिखाएगी। बहू फिर से हंसती हुई कहती, क्यों मजाक करती हो माँ जी? सब्जी का ठेला लगाकर तुम्हारी बेटियां मेरी बराबरी करेगी। जाओ बुढ़िया, मेरे घर के पास से सब्जी का ठेला हटाओ। सब्जी के ठेले से सब्जियों को उठाकर अभिषेक फेंक देता है। सुनीता, राधा, कोमल सब्जियों को फेंकने से मना करती है, लेकिन सब्जियों को फेंककर बहू बेटा कार में बैठकर चले गए। आज कौशल्या चल उनकी बेटों की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उन सबके दिल में एक ऐसी तमन्ना जाग उठी थी कि अब बस किसी भी तरह बड़े आदमी बनकर दिखाना है, खूब सारे पैसे कमाने और भाई भाभी को दिखा देना है कि पैसे कमाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े। हम चारों बहनें मेहनत करेंगे, लेकिन अपनी माँ का सर कभी नहीं झुकने देंगी। माँ, तुम चिंता मत करो। सुबह सुबह मंदिर के पास कौशल्या जी अपनी बेटियों के साथ बैठी ही थी कि सेठ सेठानी कार लेकर आ गए और भगवान के दर्शन करने के बाद उन सबको अपने घर ले गए। सच में सेठ जी का घर बहुत बड़ा था, लेकिन उस घर में रहने वाले सिर्फ 2 ही सदस्य थे। बाहर की तरफ एक पोर्शन बना हुआ था जो कि उनके घर के रसोइये का था। कौशल्या जी बेटियों के साथ उसी पोर्शन में रहने लगती है। एक दिन सेठानी देखती है कि कौशल्या जी की दोनों बड़ी बेटियां घर का सारा काम निपटाने के बाद फटी पुरानी सी किताबें में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी। क्या पढ़ रही हो बेटा? कुछ नहीं मैडम जी, यह मेरी पुरानी किताबें हैं। पढ़ने का बहुत शौक़ है, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छूट गई, इसलिए अपनी पुरानी किताबों को पढ़कर मन बहला लेती हूँ। क्या तुम्हें पढ़ाई का शौक़ है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कल ही हम
तुम्हारी किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। तुम्हारा ही क्यों, तुम चारों बहनों का कॉलेज और स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। आराम से पढ़ाई करना। सेठानी की बात सुनकर चारों बेटियों की आंखों में खुशी की चमक दौड़ आई। पढ़ाई की बात आने पर एक बार भी उनकी बेटियां मना नहीं करती हैं। घर के सारे काम करने के बाद सभी चारों बेटियां मन लगाकर पढ़ाई करती हैं। सुनीता का LLB करने का सपना था और वो जल्दी अपने इस सपने को पूरा कर लेती है। दूसरे नंबर की बेटी राधा पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी, वो भी पुलिस विभाग में एक अफसर बन जाती है। तीसरे नंबर की बेटी पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वह कहती कि उसे अपना बिजनेस करना है। वो एक छोटा सा बुटीक का बिजनेस शुरू कर देती है और धीरे धीरे उसका बिजनेस बहुत बढ़ता चला जाता है, खूब मुनाफा होता है। और छोटी बेटी UPSC की तैयारी कर रही है। इस तरह करते करते 6 साल बीत गए। दूसरी तरफ इन 6 सालों में अभिषेक और भावना की ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। भावना के पिताजी, जिसके बिजनेस में अभिषेक पार्टनर था, उसका हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई। सारा बिजनेस का बहारा अभिषेक के कंधों पे आ गया था। अभिषेक बिजनेस में पार्टनर जरूर था, लेकिन उसे बिजनेस को चलाने की बारीकियां पता नहीं थी और न ही उसने कभी उन्हें सीखने की कोशिश की थी। सिर्फ ऊपरी तौर पे वह अपने पत्नी के पिता के साथ दे रहा था। धीरे धीरे उस बिजनेस में घाटा होता गया और एक दिन ऐसा आया कि उसका सपना बिजनेस बिकने का कगार पे आ गया था। आज वही दिन पूरे शहर में हल्ला है कि राय साहब की बिजनेस की बोली लगने वाली है। करोड़ों रुपए की बोली लगेगी। बोली लगाने का एक दिन निश्चित हुआ। निश्चित समय पर गया। शहर का एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पे अभिषेक का और भावना बैठे हुए हैं। पिता के बिजनेस को डूबते हुए और बिकते हुए देखकर भावना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, उन लोगों के पास बिजनेस को बचाने के लिए इतना पैसा नहीं है कि उसे फिर से खड़ा कर सके। अगर बेचेंगे नहीं तो और फिर ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगे। पूरा घर बाहर बेचने के बाद भी अपने बिजनेस को नहीं बचा पाए। बिजनेस को बचाने के चक्कर में भावना और अभिषेक को अपना घर भी बेचना पड़ा। सारे जेवर बेच दिए, लेकिन फिर भी बिजनेस को नहीं बचा पाए। अंत में एक छोटा सा कमरा लेकर उसमें दोनों रह रहे हैं। पूरा हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ है। अलग अलग लोग अलग अलग बोली लगा रहे हैं। बोली 1 करोड़ से शुरू होती है। दूसरी व्यक्ति 1 करोड़ 20 लाख बोल देता है। फिर बीच में एक व्यक्ति उठता है जो 1 करोड़ 50 लाख की बोली लगाता है। 1 करोड़ 50 लाख में बातन होने वाली ही होती है। तभी पीछे बैठी एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वो 2 करोड़ की बोली लगाती है। 2 करोड़ की बात सुनकर पीछे पलटकर सभी लोग देखने लगते हैं कि कौन है जो बिजनेस को 2 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार है। पीछे सुनीता अपनी माँ के साथ बैठी हुई है, जिसे 2 करोड़ की बोली लगाई है। 2 करोड़ पे बात डन हो जाती है। बाद में स्टेज पे फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लड़की को बुलाया जाता है। लड़की अपने साथ अपनी माँ को भी लेकर आई है। दोनों लोग स्टेज पे आती हैं तो सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं और यह तो हमारे घर की बहुत बड़ी वकील सुनीता है और साथ में उसकी माँ सावित्री जी। यह बात सुनकर अभिषेक और भावना दोनों को देखते हैं, क्योंकि दोनों के चेहरे की रंगत बदल गई है। माँ जब उसके पास रहती तो एकदम दुबली पतली थी, सूती सी साड़ी पहनी रहती थी, लेकिन आज उन्होंने सिल्क की साड़ी पहनी हुई है। बेटे ने माँ को स्टेज पर देखा, जिसे गले में एक बड़ी मोटी से सोने की चेन पड़ी है, हाथ में घड़ी बंधी है। पास में ही नीले रंग का सलवार सूट पहने उसकी बहन सुनीता खड़ी है, जिसे देखकर बहू बेटी दोनों के होश उड़ गए। यह कैसे हो सकता है? अभिषेक के हाथ पर चींटी काटते हुए देखा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या वो बुढ़िया है जिसे मैंने घर से धक्के मार कर निकाला था, या कोई और? अरे यह तो मेरी माँ और बहन सुनीता है, जिसने हमारा डूबता हुआ बिजनेस खरीद लिया है। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। तभी स्टेज पर अभिषेक को बुलाया जाता है। सामने अपने
बहू बेटे को देखकर कौशल्या और उसकी बेटी भी चौंक जाती है। थोड़ी देर में सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद अभिषेक बिजनेस के सारे कागजात सुनीता को हैंड ओवर कर देता है। तभी सुनीता का ड्राइवर आता है और कहता है, मैम साहब चलिए, बाहर कार खड़ी हुई है, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर का केस आपके पास आया है, वो भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी चलिए। फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद सुनीता माँ का हाथ पकड़ के कार के पास ले जाती है। कौशल्या जब उनकी बेटी के पास इतना सारा पैसा और रुतबा देखकर बहू भावना के होश उड़ गए। सब्जी का ठेला लगाने वाली बुढ़िया इतनी आगे बढ़ गई, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन आज आंखों के सामने जो देखा वो भी सच है। तभी बहू कहती है, अब तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रही हो? तुम्हारी माँ बहन के पास इतना सारा पैसा है, जाओ मेरे पिताजी के डूबते हुए बिजनेस को बचाने के लिए उनके आगे हाथ पैर जोड़ो, गिड़गिड़ाओ, पैसे मांगो और मेरे पिताजी की बिजनेस को फिर से उठाओ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ भावना? बहुत साल पहले उन्हें घर से धक्के मार कर निकाल दिया था, अब किस मुंह से उनके पास जाऊँगा? क्यों आज तुम्हारी माँ के पास इतना सारा पैसा है, क्या अपने बेटे की मदद नहीं करेगी? तुम उनकी बेटी हो, जब तुम्हें रोता गिड़गिड़ाता हुआ देखेंगे तो ज़रूर तुम्हारी मदद कर देगी। उनका दिल पिघल जाएगा। भागो भागे बहू बेटे उनके पास आ जाते हैं और कहती है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया था। घरियालू आंसू बहाते हुए भावना भी कहती है, हाँ माँ जी माफ़ कर दो, अपने बेटे को देखो कितना परेशान है। भाभी की बात सुनकर सुनीता को बहुत गुस्सा आ जाता है। कहती है, अच्छा भाभी, जब आप लोगों ने हमें घर से धक्के मार कर निकाल दिया था तब हम भी परेशान थे, आप लोगों ने हमारी मदद नहीं की थी, तो आज हमसे अपनी मदद की उम्मीद कैसे कर सकती हो? और भाभी, तुम्हें तो अपने पैसों का बहुत घमंड था, आज कहाँ गया तुम्हारा पैसा और घमंड? जहाँ तुमने बात करना तक भी हमें गंवारा नहीं था, आज मेरे सामने हाथ जोड़कर पैसों के लिए गिड़गिड़ा रही हो। तभी कौशल्या जी के बेटे के गाल पे एक थप्पड़ लगाती है। कहती है, क्यों बेटा, तुम्हारे घर से जाते वक्त मैंने कहा था ना कि समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। मैंने कहा था ना कि एक दिन मेरी बेटियाँ तुम्हारे बराबर में खड़ी होगी, और आज देखो मेरी बेटियाँ तुमसे बहुत आगे निकल गई है। तुम्हें अपने पैसों का और अपने स्टेटस का बहुत ज़्यादा घमंड था ना, तो देखो पूरे शहर में मेरी बेटियों की चर्चा है। सभी लोग गर्व के साथ यह बताते हैं कि वो देखो कौशल्या जी की, जिनकी 4 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शहर की सबसे बड़ी वकील है, दूसरे नंबर की बेटी पुलिस अफसर है, और तीसरे नंबर की बेटी मेघा का शहर में कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है, और चौथे नंबर की बेटी आज यूपीएससी का रिजल्ट आया है, पास हो गई है, अब वो भी पुलिस अफसर बन जाएगी। जब लोग मेरे बारे में इस तरह की बातें करते हैं तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, और मेरी बेटियां मेरी शान है। यह सुनकर भावना अबूला हो जाती है। मन में सोचती है, तो समझ ही नहीं आ रही थी कि इनकी एक बेटी वकील बनी है, बाकी तो वैसे ही होगी, लेकिन इनकी तो चारों बेटियां पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी अफसर बन गई है। जलन के मारे भावना जली कुटी सा जा रही थी। अभिषेक कहता है, माँ अगर वह चारों आपकी बेटियां हैं तो मैं भी तो आपका बेटा हूँ। आज आपके बेटे को आपकी ज़रूरत है, क्या मदद नहीं करेगी? कैसी मदद? कौन सी मदद? तुम्हारे जैसे बेटे होने से तो अच्छा है कि मुझे एक और बेटी होती तो भला होता। मुझे नहीं चाहिए था तुम्हारे जैसा स्वार्थी और लालची बेटा, जिसे पैसों का कुछ नहीं दिखाई देता हो। अपनी माँ और अपनी बहन सिर्फ अपनी पत्नी के कहने पे चलता है। तुमने कभी अपनी बेटी होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया, आज मुझे फ़र्ज को ज्ञान दे रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है इसकी लिस्ट अगर निकाल कर दे दूंगी तो गिनतियाँ करते रह जाओगे, इसलिए हट जाओ मेरे रास्ते से। जिस माँ का सब्जियाँ बेचना भी तुम्हें गंवारा नहीं था, कभी वो चिंता नहीं की थी कि माँ को घर से निकाल दिया है तो क्या खाएगी, बाहर अनजान शहर में कहाँ रहेगी। इसलिए मुझे आप किसी तरह की उम्मीद मत रखना।
और बहुत ध्यान रखना, कभी भी पैसों का घमंड मत करना, क्योंकि घमंड किसी का भी नहीं चलता है। पैसे तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है। तभी एक और लंबी सी गाड़ी आती है, जिसमें से कौशल्या जी की तीनों बेटियां उतरकर बाहर निकलती ही हैं। तीनों बेटियां कहती है, माँ जल्दी से मंदिर चलो, मैंने मंदिर में दान करने के लिए सब कुछ खरीद लिया है, बस आपको अपने हाथ से ही वो सारा दान करना है। आपकी चारों बेटियां इतनी आगे बढ़ गई हैं, इतनी तरक्की कर ली है, और देखो हमारी छुटकी ने भी यूपीएससी क्लियर कर लिया है, अब वो भी पुलिस अफसर बन जाएगी। कौशल्या जी सलाम देकर अपनी छोटी बेटी को गले से लगा लेती है, और इधर सास और ननद की चाट को देखकर भावना के सीने छूट रहे थे। उस दिन को याद कर रही थी जिस दिन उसने इन पांचों को घर से निकाल दिया था, और आज देखो सभी कितने बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित हैं, और मैं सड़क पे आ गई हूँ। कौशल्या जी चारों बेटियों के साथ कार में बैठकर मंदिर के लिए निकल पड़ती है। बेटी बहू की तरफ पलट कर भी नहीं देखती। कौशल्या जी की चारों बेटियों ने मिलकर शहर में एक बड़ा सा घर खरीद लिया है, जहाँ पे अब वो रहती है, और अपने साथ मदद करने वाले सेठ सेठानी को भी रखती है, क्योंकि उन दोनों ने कौशल्या जी और उनकी बेटी के साथ जो कुछ भी किया है, इतना तो अपने भी नहीं करती हैं। बहुत सारे एहसान थे उन लोगों के लिए, इसलिए बुढ़ापे पे उन्हें अकेला छोड़ना कौशल्या जी ने सही नहीं समझा। अपने घर ले आई और उनकी ठीक ठाक से देखभाल करती है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।